नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आस्था और विश्वास के साथ मनाया जा रहा छठ पर्व। व्रतधारियों ने पानी में खड़े होकर सूर्य को दिया अर्घ्य। शनिवार की प्रातः व्रत का किया जाएगा पारायण। व्रतधारी महिलाओं ने डूबते हुए सूर्य को दिया अर्घ्य। 23 नवंबर से खुल जाएंगी प्रदेश की अधीनस्थ अदालतें। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए किए जाएंगे कार्य। 12 नवंबर को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने दी जानकारी। ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत। वार्ड क्रमांक 1 का रहने वाला था युवक। नगर के गर्रा रेलवे क्रॉसिंग के समीप हुआ हादसा। कोतवाली पुलिस कर रही है मामले की जांच। ट्रक किया गया जब्त। और अब समाचार विस्तार से। लोक आस्था के महापर्व छठ का हिंदू धर्म में अलग ही महत्व है। यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें न केवल उदयाचल सूर्य की पूजा की जाती है, बल्कि अस्त होते हुए सूर्य को भी पूजा जाता है। महापर्व के दौरान हिंदू धर्मावलंबी भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर आराधना करते हैं। बिहार में इस पर्व का खास महत्व है। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठ के तीसरे दिन शुक्रवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। इसके बाद अगली सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ महापर्व का समापन हो जाएगा। श्रद्धालु अपहरण काल से ही नगर के वैनगंगा घाट पर पहुंचने लगे थे। पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में भक्ति व उत्साह चरम पर दिखा। आपको बता दें कि यह पर्व बिहार ही नहीं देश विदेश में उन सभी जगहों पर मनाया गया जहां बिहार की संस्कृति पहुंची है। छठ पर्व अकेला ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूर्य की पूजा की जाती है। यह पर्व कहता है कि फिर सुबह होगी और नया दिन आएगा। अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अगली सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसमें व्रतधारी पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। प्रथम अर्घ्य और द्वितीय अर्घ्य के बीच का समय तप का होता है। यह समय प्रकृति को प्रसन्न करने का तथा उससे वर प्राप्त करने का माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठ पूजा आदिकाल से चली आ रही है और सर्वप्रथम सूर्य पुत्र कर्ण ने ही सूर्यदेव की पूजा कर छठ पर्व का आरंभ किया था, ऐसा कहा जाता है। छठ पूजा को लेकर अनेक कथाएं विद्यमान हैं, लेकिन लोक परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि सूर्यदेव और छठी मैया का भाई बहन का संबंध है एवं इसी के चलते सूर्य की आराधना की जाती है तथा पवित्रता के साथ व्रत करने वालों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। व्रत के विषय में जानकारी देते हुए मीटू देवी एवं मधु चौधरी ने बताया कि छठ पर्व की पूजा में सूर्य की पूजा की जाती है और यह 4 दिन का व्रत होता है, जो कि गुरुवार से प्रारंभ हुआ, जिसके तहत शुक्रवार को निर्जला उपवास था और घर का शुद्धिकरण करते हुए भगवान सूर्य का पूजन किया गया है, जिसमें उनके द्वारा घर परिवार समाज देश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई। वहीं शनिवार की शाम को वैनगंगा नदी में डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजन किया गया, जबकि रविवार की प्रातः उगते सूर्य का पूजन कर व्रत का पारण किया जाएगा। बड़ा ये त्यौहार है छठ पर्व। हम लोग बहुत खुशी से धूमधाम से मनाते हैं छठ माई के पर्व। ये बताइए छठ की पूजा क्यों की जाती है? छठ की पूजा संतान के लिए किया जाता है, लड़के के लिए, और जो आपकी मनोकामना है वो अपने सबके लिए कर सकते हैं। क्या नियम है इस पूजा के, किस तरीके से इसका व्रत किया जाता है? इस पूजा के नियम है जैसे कि नहा जैसे कद्दूआ भात बोलते हैं, तो उस दिन कद्दूआ की सब्जी और रोटी चावल मैंने अपन नमनिया से बना कर ही खाते हैं। और दूसरा दिन खरना बोला जाता है, तो खीर रोटी फलहार अमनिया से बनाते हैं एक घर में।
और उसी को खतना करते हैं। फिर दिन भर आज दिन भर रात भर निर्जला उपास करते हैं। कितने 24 घंटे का निर्जला व्रत हाँ, रहता है? 24 घंटा की आज फिर निर्जला रहता है। अभी कल सवेरे भी फिर पूजा अर्चना की जाएगी, कितने बजे की जाएगी? कल सुबह यही 5 बजे गए, 5 बजे। व्रत जो व्रती होती है वो अपनी संतान प्राप्ति के लिए मेन है ये व्रत, और अपने परिवार के सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए किया जाता है। क्या कुछ विधि रहती है इस व्रत को रखने के लिए? ये व्रत 4 दिवस का होता है। पहले दिन लौकी भात होता है, दूसरे दिन खरना होता है जिसमें खीर का प्रसाद होता है। फिर जो व्रती होती है वो 36 घंटे का उपवास रखती है, निर्जला उपवास। और उस दिन तीसरे दिन जो होता है वो डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, और चौथे दिन जो होता है वो उगते हुए सूरज को अर्घ देकर ये जो व्रत है वो पूर्ण होता है। क्या मान्यता है इस व्रत को लेकर, क्यों मनाया जाता है? वैसे तो नॉर्थ ईस्ट में इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। बिहारी लोग इसको मतलब तन मन धन से ही ये व्रत करते हैं, और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड है ये व्रत से। जो पहले की जो मान्यता है, पहले लोग बाहर कमाने खाने जाते थे, साल भर में वो लोग फिर छठ पर्व में ही घर आते थे, और पूरा परिवार, पड़ोसी, पूरा जो अपना पूरा खानदान है वो मिलके ये त्यौहार मनाता था। और अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य की अधीनस्थ अदालतों को 23 नवंबर से प्रायोगिक तौर पर खोले जाने का निर्णय लिया है। यह प्रक्रिया 5 दिसंबर तक जारी रहेगी। यदि अनुभव अनुकूल रहा तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार वानी ने यह परिपत्र जारी किया है। न्यायालयों को 23 नवंबर से खोले जाने के संबंध में जानकारी देते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामजीलाल ताम्रकार ने बताया कि आदेश के तहत रिमांड, जमानत, सिविल व क्रिमिनल अपील व रिवीजन, 5 साल पुराने क्रिमिनल मामले, एक्सीडेंट क्लेम, सीआरपीसी की धारा 125 से 128 तक से संबंधित मामले, हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के मामले, त्वरित कार्यवाही योग्य मामले वरीयताक्रम में सुने जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिला अदालतों में भौतिक सुनवाई की प्रायोगिक व्यवस्था के बीच कोरोना गाइडलाइन का पूर्णतः पालन अनिवार्य होगा। इसके तहत सभी को अदालत परिसर के भीतर शारीरिक दूरी, मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 23/11/2020 दिन सोमवार से न्यायालयों का काम सीमित परंतु इस ढंग से चलेगा कि जिन व्यक्तियों की पेशी लगी हुई है उन व्यक्तियों के मामलों में क्रमशः सुनवाई हो सके। सभी न्यायालयों में इस बात के लिए सूचना पत्र लगाया गया है कि प्रत्येक पक्षकार, अधिवक्ता एवं अन्य जो व्यक्ति या गवाह के रूप में आते हैं या किसी रूप में आते हैं वे मास्क पहन के आवें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ ही समय समय पर हाथ धोते रहें। इन सब बातों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामजीलाल ताम्रकार ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 दिसंबर को मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं अमरनाथ केसरवानी जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 12 दिसंबर दिन शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस नेशनल लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा योग्य दांडिक, सिविल, विविध निष्पादन, धारा 125 एवं उसका निष्पादन प्रकरणों के साथ साथ धारा 138 एनआई एक्ट के मामले तथा वाहन दुर्घटना से संबंधित क्षतिपूर्ति के मामले तथा प्रीलिटिगेशन के मामलों का निराकरण आपसी राजीनामा के आधार पर किया जाएगा। साथ ही दिनांक 12 दिसंबर दिन शनिवार को मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय अमरनाथ केसरवानी जिला एवं सत्र न्यायाधीश आबलिक अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट के निर्देश पर 12 दिसंबर दिन शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन न्यायालय परिसर बालाघाट में किया गया है, जिसका समय सुबह 11 बजे से 5 बजे तक होगा। इस नेशनल लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा योग दांडिक जैसे छोटे मामले दांडिक जो राजीनामा योग्य हैं उन मामलों में धारा 125 दंड संहिता के मामलों में, विविध मामलों में, निष्पादन के मामलों में, सिविल मामलों में, सिविल मामले वे नहीं होंगे जिसमें शासन की जमीन निहित है, प्राइवेट जमीन वाले मामले शामिल रहेंगे।
इसी प्रकार धारा 138 पर काम लिखित अधिनियम के चेक वाले मामले, मोटर दुर्घटना संबंधित क्षतिपूर्ति वाले मामले एवं अन्य ऐसे मामले जो राजीनामा योग्य हैं उनमें पक्षकार आपसी सहमति से पहले से चर्चा करके और राजीनामा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में निपटने वाले मामलों में देय न्यायालय शुल्क वापसी योग्य होगा। बैंक, बीएसएनएल, विद्युत विभाग, नगरपालिका, नगर परिषद के लिटिगेशन मामलों का भी निराकरण किया जाएगा। ऐसे मामलों में शासन के द्वारा दी जा रही छूट का लाभ भी पक्षकारों को प्राप्त होगा। उन्होंने पक्षकारों से एवं अधिवक्ता गण से अपील की है कि राजीनामा योग्य मामलों में आपसी सुलह के आधार पर मामलों का निराकरण कराने में सहयोग कर नेशनल लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाएं। राजीनामा के लिए पक्षकार आगे आवे एवं अपने अधिवक्ता से संपर्क करें। साथ ही निवेदन किया जाता है या जानकारी दी जाती है कि प्री लिटिगेशन मामले जैसे नगर पालिका, नगर परिषद के माध्यम से जो संपत्ति कर है, जल कर की वसूली के मामले रहते हैं, विद्युत विभाग के विद्युत वसूली के मामले रहते हैं, बैंक के वसूली के मामले रहते हैं, बीएसएनएल के मामले एवं अन्य ऐसे मामले जो न्यायालय में नहीं आए हैं और पक्षकारों के बीच विवाद निपट सकता है, ऐसे मामलों की भी सुनवाई होगी। परंतु सभी पक्षकार पहले से अपना तैयारी करके 12 तारीख को हाजिर रहें। इस न्यायालय परिसर में सभी विभाग के टेंट लगेंगे। 20 नवंबर की दोपहर लगभग 2:30 बजे गर्रा नाके के पास बोरिंग ट्रक की चपेट में आने से 22 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार घटना में नगर के वार्ड क्रमांक 1 सिद्धार्थ नगर निवासी खिलेंद्र परते की मौत हो गई है। बताया जाता है कि बालाघाट नगर के वार्ड क्रमांक 1 बूढ़ी सिद्धार्थ नगर निवासी युवक खिलेंद्र परते अपने साथियों के साथ लालबर्रा से वापस आ रहा था। इस दौरान गर्रा रेलवे क्रॉसिंग के पास वह बोरिंग ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ट्रक को रोकने के चक्कर में युवक ट्रक की चपेट में आ गया। बहरहाल घटना की जानकारी के बाद कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल से शव बरामद कर शव का जिला अस्पताल में पंचनामा कार्यवाही कर पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले में मर कायम कर जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के अचानक बढ़ने के बाद राज्य सरकार चिंता में पड़ गई है। उसने सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाने पर जोर दिया है। हालांकि इस दौरान 20 नवंबर को सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक पुराना वीडियो जमकर सोशल मीडिया में छाया रहा, जिसमें भोपाल और जबलपुर में कर्फ्यू लगने की बात कही गई थी, जिसके बाद जनसंपर्क विभाग से भी अधिकृत बयान जारी कर इसे गलत बताया है। कोरोना की तीसरी लहर के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को मंत्रालय में कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें चौहान ने स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, जबकि गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। चौहान ने कहा कि फिलहाल स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड-19 अभी गया नहीं है, परिवर्तित होते मौसम में यह चुनौती बड़ी हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतें और दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें। गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर जुर्माना वसूला जाए। हम सब मिलकर कोविड-19 की चुनौती का सामना करें। लोगों को जागरूक करने के लिए जन जागरण हो। इस कार्य में एनजीओ भी सहयोग करें। विवाह में भी सीमित लोग ही सम्मिलित हों। स्वयं जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। मुख्यमंत्री चौहान ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। स्कूल और कॉलेज अभी नहीं खुलेंगे। सिनेमाघर अभी पूर्व व्यवस्था के अनुसार 50% के साथ ही खुलेंगे। याद रखिए कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के मंत्र पर हम सब चलेंगे। बैठक के दौरान तय किया गया कि शनिवार से क्राइसिस ग्रुप की लगातार बैठक होगी और सरकार को अपनी सिफारिशें भेजी जाएंगी। शादियों में मेहमानों की संख्या बढ़ाने या घटने का फैसला बाद में लिया जाएगा। पूरे प्रदेश में मास्क को लेकर सख्ती बरती जाएगी। अभियान चलाया जाएगा, जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसे अपने जिले में लागू करने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि वे खुद हर एक दिन छोड़कर कोरोना के मामलों की समीक्षा करेंगे। बता दें कि समीक्षा बैठक से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें भोपाल और जबलपुर में कर्फ्यू की बात कही गई थी। यह 6 माह पुराना वीडियो वायरल कर भ्रम फैलाया जा रहा था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद फिर से संपूर्ण लॉकडाउन की अटकलें लगने लगी थी। इस संबंध में मुख्यमंत्री के जनसंपर्क विभाग से भी अधिकृत बयान जारी कर इसे गलत बताया है।
फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। आइए अपने किचन को आकर्षक एवं सुंदर बनाएं गृह शोभा स्टील पैलेस के साथ, क्योंकि घर बनता है किचन से। स्टील, एल्युमिनियम, कांसे, तांबे के बर्तन एवं भगवानों की मूर्तियां मिलने का एकमात्र स्थान हॉकिंस प्रेशर कुकर पर विशेष छूट। पुराना गैस चूल्हा, मिक्सी, कुकर लाइए, नया ले जाइए। गृह शोभा स्टील पैलेस, हनुमान चौक, बालाघाट। इधर 19 नवंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 24 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 18 मरीजों की ठीक हो जाने पर उन्हें 19 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 2339 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2276 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 37 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 नवंबर को बालाघाट जिले के 24 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों में नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 1 का 58 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 13 का 44 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 6 चित्रगुप्त नगर के 18 वर्षीय 2 युवक, वार्ड नंबर 22 मारडेकर गली का 58 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 3 बैहर रोड का 35 वर्षीय पुरुष, लालबर्रा तहसील के ग्राम मानपुर का 54 वर्षीय महिला, 54 वर्षीय पुरुष, 67 वर्षीय पुरुष, टेंगनी कला का 53 वर्षीय पुरुष, टेंगनी खुर्द का 35 वर्षीय पुरुष, 50 वर्षीय पुरुष, 11 वर्षीय बालक, 16 वर्षीय युवती, 40 वर्षीय महिला, 55 वर्षीय पुरुष, लालबर्रा की 52 वर्षीय महिला व 60 वर्षीय पुरुष, लांजी तहसील के ग्राम पौसेरा का 65 वर्षीय पुरुष, खैरलांजी तहसील के ग्राम फोगलटोला की 62 वर्षीय महिला, ग्राम साकड़ी की 62 वर्षीय महिला एवं नगरीय क्षेत्र वारासिवनी के वार्ड क्रमांक 6 की 54 वर्षीय महिला, 56 वर्षीय पुरुष व 72 वर्षीय पुरुष शामिल है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए इन मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड का इंतजाम किया गया है। कोविड सेंटर गोंगलई, बैहर एवं लांजी में 575 बेड एवं ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 105 बेड का इंतजाम किया गया है। 20 नवंबर को शाम 5 बजे की स्थिति में कोविड केयर सेंटर के 575 में से 20 बेड मरीजों से भरे हैं। ऑक्सीजन युक्त ICU बेड पर 1 मरीज भर्ती है। 20 मरीजों को होम आइसोलेशन में भर्ती रखा गया है। कोरोना पॉजिटिव 871 मरीजों को आरोग्य कसायम काढ़ा दिया जा रहा है। कोरोना जांच के लिए बालाघाट जिले से 43,693 सैंपल भेजे जा चुके हैं। इनमें से 39,889 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अवैध मंदिरा विनिर्माण, परिवहन व विक्रय की रोकथाम के लिए कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत 20 नवंबर को जिला आबकारी अधिकारी विनोद खटिक के मार्गदर्शन में मुखबिर की सूचना के आधार पर जिले की संयुक्त टीम द्वारा व्रत वारासिवनी में विभिन्न स्थानों पर छापेमार कार्यवाही कर 3,36,000 रुपये का महुआ लाहन जब्त कर नष्ट कराया गया है। संयुक्त टीम द्वारा व्रत वारासिवनी में बैगा मोहल्ला एवं पीछे लगी झाड़ियों से एवं कोसम टोला में नहर किनारे रमरमा के जंगल में छुपाकर रखे अलग अलग स्थानों से 215 प्लास्टिक बोरियों से भरे कुल 5,600 किलोग्राम हाथ भट्टी कच्ची शराब बनाने के लिए तैयार महुआ लाहन जब्त कर नष्ट किया गया। जब्त महुआ लाहन का अनुमानित मूल्य 3,36,000 रुपये है। लाहन का सैंपल लेकर महुआ लाहन मौके पर नष्ट किया गया। आसपास संदिग्ध आरोपियों की तलाश करने पर कोई भी नहीं मिलने पर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत 3 प्रकरण कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया गया है। कार्यवाही में आबकारी कंट्रोल रूम प्रभारी SD सूर्यवंशी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी अखिलेश ठाकुर, सहायक जिला आबकारी अधिकारी मनशाराम उइके, सहायक जिला आबकारी अधिकारी प्रवीण वरकड़े, आबकारी उप निरीक्षक वारासिवनी सहित अन्य उपस्थित थे। वारासिवनी जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत महदुली में 49,96,000 रुपये की लागत से बनने वाले नवीन जल योजना का भूमि पूजन खनिज विकास निगम अध्यक्ष व क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल के विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने विधायक प्रदीप जायसवाल का बैंड बाजे एवं पुष्पमाला एवं पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। तत्पश्चात कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर नवीन नल जल योजना का भूमि पूजन कर निर्माण कार्य प्रारंभ करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा कि उन्होंने नई सरकार को समर्थन इसलिए दिया है ताकि क्षेत्र में विकास की गति निरंतर बढ़ती रहे। 2021 नए साल विकास की गति को बढ़ाकर नई सरकार के माध्यम से क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ाकर क्षेत्र में विकास कार्य करवाने का प्रयास किया जाएगा।
जायसवाल ने कहा कि 1.5 साल सरकार में रहने पर उनके द्वारा जिले में विकास कार्यों की नई सौगातें दी गई, लेकिन अचानक सरकार गिर जाने के बाद विकास के कार्यों की गति थम गई। लेकिन निर्दलीय होने के नाते क्षेत्र के विकास की गति न रुक जाए और ट्रैक्टर लगातार चलता रहे, इसलिए नई सरकार को समर्थन दिया गया है, जिससे विकास कार्यों को क्षेत्र में लाने का प्रयास किया जाएगा। जब तक चलता रहेगा, हमको हिम्मत नहीं आ रही है। चाहे कोरोना का भी हमने सामना कर दिया, सरकार गिर गई उसका भी सामना कर दिया, लेकिन हमारी हिम्मत अभी खत्म नहीं है। हमारा पूरा प्रयास है कि 3 साल में आपने जो सोचा, मैंने जो सोचा उसको पूरा करने का हमारा संकल्प है। आपने देखा कि मंजूरी से लेकर हमारा हर गांव में ये चल रहा है कि किसी भी गांव में, हाँ जैसे हमारे घर में खिड़की होती है, ऐसे हर गांव में चारों तरफ बाहर निकलने का रास्ता होना चाहिए। और उसी को देखते हुए जब जैसा आप सबने मुझे बताया, तो हमने मंजूरी से लेके नदी पुलिया तक का उस 1.10 उस सड़क को भी हमने सुदृढ़ करा दिया खनिज विभाग से, और वो काम भी हम बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। ये काम अब तक खत्म हो जाना था, कायदे से अब तक काम खत्म हो जाना था, लेकिन मैंने कहा कोरोना के कारण सरकार भी रुक गई, चुनाव के कारण सरकार रुक गई, जिसके कारण अभी काम प्रारंभ नहीं कर पाया। कार्यक्रम के दौरान जनपद पंचायत अध्यक्ष चिंतामन नगपुरे, जिला पंचायत सदस्य रोहिणी हरिखेड़े, पूर्व जिला पंचायत सदस्य ज्ञान प्रकाश पप्पू पटले, जनपद सदस्य कुपेंद्र राहंगडाली, सुनीता सहारी, मूलचंद राणा, अशोक सेंद्री सहित ग्रामीणजन मौजूद रहे। दुकानों पर बिक रही एक्सपायरी सामग्री व मिलावट सामग्री से मुक्त हेतु गुरुवार तहसीलदार परसवाड़ा द्वारा जांच कर कार्रवाई की गई है। इस दौरान उन्होंने 2 दुकानों से एक्सपायरी सामग्री को भी जब्त किया है। गौरतलब हो कि तहसील परसवाड़ा में मिलावट से मुक्ति हेतु जिला कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देशानुसार एक दल का गठन कर परसवाड़ा मुख्यालय में गुरुवार दोपहर तहसीलदार नितिन चौधरी द्वारा ग्राम के विभिन्न होटल एवं पान की दुकानों में जाकर जांच करते हुए कार्यवाही कर एक्सपायरी व मिलावटी सामग्री की जब्ती की गई। इस दौरान 2 दुकानों से 1 साल से भी अधिक की एक्सपायरी सामग्री की जब्ती की गई है। मीडिया से चर्चा के दौरान तहसीलदार परसवाड़ा द्वारा बताया गया, चूंकि जब्त की गई सामग्री में अधिकतर ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स हैं जो तकरीबन 1 साल से भी अधिक समय की एक्सपायरी है, उन्हें जब्त कर विनिष्टीकरण की कार्रवाई की जाएगी। वहीं संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी कर आगे इस तरह की सामग्री का विक्रय न करने हेतु हिदायत भी दी जाएगी। चर्चा के दौरान तहसीलदार परसवाड़ा ने बताया कि परसवाड़ा में तकरीबन 7 दुकानों में जाकर जांच की गई है, जिसमें से 2 दुकानों में अधिक मात्रा में एक्सपायरी सामग्री का विक्रय किया जा रहा था। चूंकि यहां तैयार माल बेचे जा रहे थे, कोई भी बाहर से आने वाला व्यक्ति अचानक एक्सपायरी सामग्री खरीदकर उसका उपयोग न करे, इस हेतु होटल और पान की दुकानों पर एक्सपायरी सामानों की जब्ती की गई है और आगे भी आदेशानुसार कार्यवाही की जाएगी। हेतु एक दल का गठन किया गया था, जिसके अनुसार आज यहाँ कार्रवाई की गई कि जो भी एक्सपायर्ड मटेरियल था या जो भी मिलावटी सामग्री यहाँ मतलब दुकानों में विक्रय की जा रही है, उसको उसकी जब्ती कर और उसकी मतलब देख बुक की गई थी कि कहीं एक्सपायर्ड मटेरियल तो नहीं बिक रहा है या वो। तो इस संबंध में अपन ने 7 दुकानों में यहाँ पे छापामार कार्रवाई करी, जिसमें से अपन ने 2 दुकानों से सामग्री जब्त करी है। उसमें मोस्टली कोल्ड ड्रिंक्स हैं जो मतलब 1 साल से ऊपर की हैं, ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स जिनको अपन ने जब्त किए कि जो एक्सपायर्ड हो गई हैं। सर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी इनके ऊपर? ये जो सामग्री जब्त की गई है इनको विनष्टीकरण की कार्रवाई की जाएगी और संबंधितों को नोटिस जारी किया जाएगा कि आइंदा यदि ऐसी सामग्री मतलब का विक्रय न करें और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी तो उसके लिए अनुविभागीय अधिकारी महोदय की ओर प्रेषित किया जाएगा। सर आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? जी, ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जैसे जैसे मतलब शासन के आदेश रहेंगे इस अभियान के तहत कार्रवाई किया जाना है तो कार्रवाई की जाएगी। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आस्था और विश्वास के साथ मनाया जा रहा छठ पर्व, व्रतधारियों ने पानी में खड़े होकर सूर्य को दिया अर्घ्य। शनिवार की प्रातः व्रत का किया जाएगा पारायण। व्रतधारी महिलाओं ने डूबते हुए सूर्य को दिया अर्घ्य। 23 नवंबर से खुल जाएंगी प्रदेश की अधीनस्थ अदालतें। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए किए जाएंगे कार्य। 12 नवंबर को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने दी जानकारी। ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत। वार्ड क्रमांक 1 का रहने वाला था युवक। नगर के गर्रा रेलवे क्रॉसिंग के समीप हुआ हादसा। कोतवाली पुलिस कर रही है मामले की जांच। ट्रक किया गया जब्त।
तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।